नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुंडली लेके आया हूँ। देखिए, आजकल क्या होता है कि किसी का जब विवाह होता है तो लोग गुण केवल गुणों को जोड़ते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, उसके आधार पे विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, गुणों के अलावा अगर इंडिविजुअल हम जातक और जातिका की कुंडली देखते हैं तो उनमें विवाह के कारक, विवाह का जो भाग है, उनका उनकी स्थिति देखना भी अत्यंत ज़रूरी होता है। कहीं न कहीं वो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव ज़रूर डालते हैं। ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जिसका विवाह तक तो सब सामान्य था, लेकिन विवाह के बाद स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई। वाइफ़ से अलगाव होना, वाइफ़ से बनना, कम बनना, ये चीज़ें ज़िंदगी में आ रही हैं। अब जैसे हम केवल इस टॉपिक में केवल विवाह के स्थान पे अविवाह संबंधी बातों की चर्चा करेंगे, तो विवाह के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में सप्तम भाव, सातवां भाव, जो विवाह का स्थान या आपके लाइफ पार्टनर के स्थान माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सातवें भाव का कारक कौन है। जो लड़कों में शुक्र सातवें भाव का कारक होता है, जो पति का कारक होता है। वह तो सातवें भाव का कारक को शुक्र ही माना जाता है, शुक्र को ही माना जाता है, लेकिन लड़कियों में सातवां भारक भाव का कारक तो ठीक है, लेकिन गुरु को लड़कियों में पति का कारक भी मानते हैं। वहाँ पे गुरु का ठीक होना भी या गुरु की स्थिति भी ठीक होनी जरूरी है। लेकिन ये लड़के की कुंडली है, तो इसमें हम शुक्र से विवेचन करेंगे और सातवें भाव का जो स्वामी है बुध, उससे विवेचन करेंगे। ये धनु लग्न की कुंडली है और कन्या राशि की कुंडली है। इसमें देखिए सातवां भाव देखेंगे वो बुध के अधीन है, क्योंकि 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर होता है बुध की मिथुन राशि, ठीक है, जिसका स्वामित्व किसके पास है? बुध के पास है। अब कुंडली में पहले हम बुध की स्थिति देखते हैं। तो बुध कहाँ बैठा है? एकादश भाव में शुक्र के घर पे बैठा है, जहाँ पे सूर्य नीचत्व होके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो ग्रह जिस जगह पे बैठा है, इनका आपस में कुंडली में क्या होता है? इंटरकनेक्शन होता है। हर ग्रह का एक दूसरे से संबंध होता है। यहाँ पे शुक्र भी कहीं ना कहीं, सूर्य भी कहीं ना कहीं शुक्र पे प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि वो शुक्र के घर पे है और नीच का सूर्य है। और यही सूर्य 10वें भाव में, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, केतु प्रभावित है। केतु एक छाया ग्रह है, ठीक है, सूर्य का शत्रु है। यहाँ पे उसने सूर्य को पीड़ित कर दिया है। सूर्य ऊपर से नीच का होकर बैठा है, साथ में केतु प्रभावित है, तो उसने शुक्र पे असर डाल दिया। और शुक्र की स्थिति देखेंगे आप, शुक्र 10वें भाव कर्म स्थान पे नीचत्व होके बैठ गया है बुध के घर पे, जो कि कहीं ना कहीं 7वें भाव का स्वामी भी है। तो अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो केतु का प्रभाव शुक्र पे भी है, बुध पे भी है, सूर्य पे भी है। तो यहाँ पे 7वें भाव पे वो प्रभाव हो चुका है। अब अगर हम इसको एक्चुअल में ये देखेंगे कि कुंडली में ग्रह किस प्रकार से असर कर रहे हैं और एक्चुअल में कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, तो हम जाएंगे चलित कुंडली में। चलित में हम देखेंगे सूर्य पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, वो नीच का होके एकादश में बैठा हुआ ही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रमा और केतु दोनों साथ में हैं। चंद्रमा किसका स्वामी है? मन का स्वामी है। केतु किसका स्वामी है? केतु सूर्य पे बैठा हुआ है, ठीक है। केतु वैसे धर्म चंद्रमा का शत्रु जरूर है, और कहते हैं कि चंद्रमा पे ग्रहण भी लगाता है। मतलब चंद्र केतु साथ में आएंगे तो ऐसा व्यक्ति ओवर थिंक जरूर करता है। अब ओवर थिंक किस संबंध में करेगा? यहाँ पे देखिए, चंद्रमा का घर है 8वां घर, ठीक है। 8वां घर व्यक्ति के ससुराल पक्ष का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चंद्रमा के ससुराल पक्ष के कारण व्यक्ति को ओवर थिंक जरूर करना पड़ेगा। दूसरा, शुक्र नीच का होके गया है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ, शुक्र क्या है यहाँ पे? उसकी वाइफ है। वाइफ के साथ
व्यक्ति की जो स्थिति होगी वो सही नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पे सूर्य को देखेंगे आप, सूर्य भी कहीं ना कहीं केतु प्रभावित है, तो सूर्य भी शुक्र पे पूरी तरह असर डालता है। और शुक्र क्या है, 7वें भाव का कारक है। तो केतु क्या सिस्टम करेगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति बना देगा। ठीक है, विवाह में अलगाव की होगी, यहाँ तक स्थिति इतनी बिगड़ सकती हैं कि विवाह टूटने तक की नौबत आ जाती है। ऊपर से आप देखेंगे शनि यहाँ पे लग्न पे बैठा हुआ है, और जो राशि है वो शनि की मित्र राशि नहीं है, धनु लग्न की कुंडली है, स्वामी बृहस्पति है। ठीक है, और शनि कहाँ है, लग्न में बैठा है, और ये बृहस्पति 6वें भाव में शुक्र के घर पे बैठा है, रोग ऋण और रिपु वाले का भाव में। और शनि की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि है किस पे, 7वें स्थान पे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि व्यक्ति जब शादी करेगा, शादी के बाद व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी और स्थिति एक बार तलाक तक की जरूर आएगी। क्योंकि आप जब कभी भी कोई भी सीखने वाला कोई भी व्यक्ति जब देखता है ना, तो कुंडली में ग्रहों को आपस में कनेक्ट करके ज़रूर देखें कि कौन सा ग्रह किस घर में किस घर में बैठा है, उसका स्वामी क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो किस घर में बैठा हुआ है, और राहु केतु द्वारा प्रभावित कौन से ग्रह हैं। जैसे शनि लग्न में है, ये राहु प्रभावित है, राहु भी एक छाया ग्रह है, ये राहु प्रभावित है। इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पे है, 7वें भाव में। तो राहु क्या है, राहु सबसे ज़्यादा, देखो राहु क्या है, केवल धड़ के ऊपर वाला भाग, और राहु का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है, मन पे, चंद्रमा पे। केतु क्या है, धड़ के नीचे वाला भाग। ओवर थिंकर, जब केतु और राहु चंद्रमा के साथ होते हैं तो ओवर थिंकर इसलिए होता है, आदमी दिल से भी सोचता है और दिमाग से भी सोचता है। यहाँ पे शनि की 7वीं दृष्टि है, तो 7वें भाव के बारे में वो जरूर कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा विपरीत सोच लेगा। ठीक है, जहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं शक की प्रवृत्ति आदमी को बहुत ज़्यादा विचलित कर देगी। यहाँ पे एक और चीज़, अगर हम उस पर जाएँ, नक्षत्र वाइज जाएँ, तो हम सबसे पहले शनि को देखेंगे। देखिए शनि का जो उपनक्षत्र है राहु है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शनि तो राहु प्रभावित किसी न किसी ढंग से है। शनि के घर पे राहु का प्रभाव है, शनि भी शनि पे उपनक्षत्र वाइज राहु का प्रभाव है। यहाँ पे शुक्र पे भी आप राहु का प्रभाव देखेंगे। और अगर मैं बात करूँ केतु का, केतु पे कहीं ना कहीं चंद्रमा का उपनक्षत्र बैठा हुआ है। तो जब भी हम कुंडली देखते हैं, देखो हम कुंडली में ग्रहों को आपस में संबंध तो देखेंगे ही, लेकिन हम साथ में वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस उपनक्षत्र में बैठे हैं, इसकी विवेचना भी करेंगे। और कहीं ना कहीं जब हम किसी का विवाह के लिए कुंडली का मिलान करते हैं, तो मिलान के साथ हमें जातक जातिका का 7वां भाव देखना अत्यावश्यक है।